हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं देख रही थी कि पेरेंट्स का जो बच्चों के ऊपर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं पेरेंट्स। और अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे उसकी क्लिपिंग भी, कि एक फादर जो कि प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपनी बेटी को नीट में फेलियर के कारण इतना ज़्यादा बीट कर दिया, पीटा उसको इतना, तो कि उस लड़की की मौत हो गई। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग किस तरफ को जा रहे हैं। नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम है आपकी, बल्कि जो पूरी लाइफ है इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं आपको। चाहे वो हम सारे एग्ज़ाम्स ऑन पेपर नहीं होते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि हमें अपनी निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ में हम उनको फाइट कर रहे होते हैं। लाइफ के एग्ज़ाम्स हैं, है ना, वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। एज पेरेंट मैं मानती हूँ ये हमारा फेलियर है, अगर हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पीट रहे हैं। अगर किसी ने अपने बच्चे को इतना ज़्यादा पीटा कि अल्टीमेटली उसको जान से हाथ धोना पड़ गया, बिकॉज देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। उसके लिए उनको कई बार मारना भी पड़ता है, चांटा भी लगाना पड़ता है, जो ज़रूरी भी है। वो कहते हैं ना कि हाँ भाई, जिस बच्चे को अगर बचपन में माँ बाप की अगर डांट पड़ी है, एक चांटा पड़ा है, तो फिर वो बड़े होके उसके एक बेहतर नागरिक बनने में, बेहतर इंसान बनने में बहुत बड़ी भूमिका होती है उस एक चांटे की। और बच्चे को जो मेहनत करना सिखाना पड़ता है वो बचपन से सिखाना पड़ता है। लेकिन ये भी हमें एज पेरेंट्स बहुत समझना ज़रूरी है कि देखिए, सफलता के साथ असफलता भी आएगी। तो सफल हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर असफल हो गए तो एक चीज़ देखो, जो फेलियर्स है ना, एक कहावत है, जो फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज हम अगर किसी काम में फेल होते हैं तो हमें पता चलता है कि उस काम को करने का ये तरीका गलत है, ये तरीका सही नहीं है। तो बेसिकली हम फेलियर से भी कुछ सीखते हैं। वो सीखना क्या है वो हमारे ऊपर है। एज पेरेंट्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की असफलता को खुद भी रियलाइज करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें। बिकॉज वो वाला ज़माना गया जब कुछ एक बच्चे ही मेहनत करते थे एंड कंपटीशन कम होता था एंड निकल जाते थे लोग। अभी तो हर बच्चा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इससे ज़्यादा हम और कितनी मेहनत करवाएं उनसे, राइट? बिकॉज आप अपने आसपास देखेंगे, ऐसा ही नहीं है कि हाँ भाई, जो नीट नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो नीट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनमें से कई लोगों को मैं जानती हूँ कि जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में ही काम कर रही हूँ, मेरे को काम करते हुए, फेस करते हुए 2008 से हमारा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए थे। तो तब से देख लो 2025, 17 साल हो गए हैं। और इसमें आप मेरे ग्रेजुएशन के 5 इयर्स जोड़ दीजिए, तो ऑलरेडी 22 ईयर से हम मेडिकल फील्ड को देख ही रहे हैं। तो और मैं अपने साथ वाले ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो सर्जन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे ही बैचमेट्स हैं, कई कई बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मैं उनको भी जानती हूँ कि जिनका नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया एंड वो और भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अलग फील्ड्स उन्होंने ज्वाइन करी, कि जहाँ पे वो अपने जो भी उनके अंदर हुनर है उसको वो बाहर ला रहे हैं। कोई लोग टीचिंग में चले गए हैं, कोई लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में चले गए हैं, और कई लोग आपके इसमें बैंकिंग में चले गए हैं। एंड कई लोग आपके देखिए, डॉक्टर्स जो एमबीबीएस नहीं क्रैक कर पाए, बीएमएस करा, कईयों ने बीडीएस करा, तो दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड। बीडीएस करने के बाद भी उन्होंने स्ट्रीम चेंज कर ली कईयों ने। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने टोटली सर्विसेज में चले गए। वो सर्विसेज मतलब जो आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वो एग्ज़ाम्स तक क्लियर करे हैं। तो वो नीट नहीं कर पाए, उसकी वजह से भी कई लोग मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद, सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद, उनको फाइट करते भी देखा है। कई जो नीट क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैंने उनको फील्ड चेंज करते हुए भी देखा है। कई जो डॉक्टर्स नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस बने हैं, उसके बाद उनको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जाते हुए देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हुए देखा है। तो ये कोई
ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भैया एक असफलता मिल गई तो लाइफ में बच्चा कहीं पहुंच ही नहीं सकता। तो जो ये प्रिंसिपल साहब थे, ये तो खुद कितने बच्चों का मार्गदर्शन करते होंगे। एंड देखिए सोशल प्रेशर कितना होता है हमें, बल्कि इतने बच्चों को वो सिखाते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, बट क्या उनके दिमाग में चला होगा, क्या कह सकते हैं कि अपनी बेटी को इतना ज़्यादा पीट डाला। सबसे ज़्यादा दुखी तो वो बाप भी होगा, उसको खुद भी एहसास नहीं हुआ होगा कि जब उन्होंने पीटा है कि बच्चे को कहाँ चोट लगे। बिकॉज जब हम इंसान हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमें बच्चे को कैसे मारना है, बट मारने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो और बच्चे को समझाने का भी तरीका होता है, लिमिट में भी मारा जा सकता है, लिमिट में समझाया भी जा सकता है। चाणक्य एक कहते थे हमें, उनकी आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे कि जब आपका बच्चा छोटा है ना, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि बच्चे को खूब प्यार दुलार दो 5 इयर्स तक। उसके बाद 5 से 15 इयर्स तक उन्होंने कहा है कि खूब डांटो, आपके कंट्रोल में आए। आफ्टर 15 इयर्स आप नहीं, आपको नहीं डांटना चाहिए, एक दोस्त बन जाओ। तो अगर चाणक्य नीति को मैं आज की डेट में ट्रांसलेट कर दूं, तो मेरे हिसाब से बच्चे को 2-3 साल तक, 2-2.5 साल तक आप प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए। लेकिन जो 2.5 साल के बाद, क्योंकि आज का ऑनलाइन ज़माना है एंड बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं या कहीं जाते हैं, उसके बाद उसको डांटना भी ज़रूरी है, लिमिट में डांटना ज़रूरी है, 2.5 से 5 साल तक। एंड 5 साल से 10 साल तक मैं आपको बोलूँगी कि बच्चे को, आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसको मोटिवेट भी करना है, आपको उसको पढ़ाना भी है। जो वो खुद समझ नहीं जा रहा है, मतलब खुद आप बच्चा बन के सोचना शुरू कर दो कि मैं अगर यहाँ स्टेज पे होता तो मैं इस चीज़ को जो समझ नहीं आ रही है मैं कैसे पढ़ता। एंड जो आपके पास 10 से 15 साल की उम्र है, ये टीनेज आपके ईयर्स देखिए, 11 से 19 ईयर्स को बोलते हैं हम अपने, मैं बात करूँ तो मॉडर्न मेडिसिन की। तो इसमें जो टीनेज एडोलसेंस एज है, तो इसमें बच्चों के साथ हमें फ्रेंडली बिहेव भी करना है। बिकॉज देखिए ज़माने के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल्स का एक तरह से मैं बोलूँगी, इतना ज़्यादा मोबाइल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं बच्चे, कि वो भूल जाते हैं कई बार कि वो कभी कभी गलत डगर को भी पकड़ सकते हैं। तो 10 से लेके जो ये 15 साल की एज है, दिस इज़ वेरी डेलिकेट एज। आपको बच्चे का दोस्त भी बनना पड़ेगा। बच्चे में टेंट्रम्स भी शो होते हैं। बच्चे कई बार उनको एक वो आना शुरू हो जाती है, फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हम तो बड़े हो गए, क्योंकि हम एज पेरेंट्स खुद भी बोलते हैं कि बेटा ये वाला काम तो खुद करो, अब तुम बड़े हो गए हो। फिर जब बच्चा अपने आप को बड़ा समझना शुरू होगा, वो हमें जब जवाब देता है तो हम बोलते हैं कैसे बात कर रहा है, हमारे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो मतलब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड चलता है। उसके बाद आफ्टर 15 इयर्स ऑफ एज आपको काउंसलिंग देने की बहुत ज़रूरत है, हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। वी एज पेरेंट्स हमें खुद को एक जिसको बोलते हैं ना अवलोकन, मतलब सेल्फ एनालिसिस की हमें एज पेरेंट्स बहुत ज़रूरत है फाइंड आउट करने की। अगर क्योंकि हम एज खुद पेरेंट्स हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम खुद तो मोबाइल पे यूं यूं लगे होते हैं। बच्चा अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर मैं खुद भी कई बार इरिटेट हो जाती हूँ, फिर पता समझ आता है कि नहीं यार, वी आर डूइंग रॉन्ग, अपना फ़ोन साइड में रखो एंड अटेंड टू योर किड्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चों के साथ साथ खुद समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई, सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोगों को तो सब कुछ नहीं मिल सकता, तो हमें ऑल्टरनेटिव जो करियर पाथवेज हैं वो हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। अभी देखिए भारत का एक बेटा शुभम स्पेस में जाने वाला पहला इंडियन बन गया है। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसे मार कुटाई कर दी होती कि भैया तू नीट नहीं क्लियर कर पाया, और बल्कि वो पहला इंडियन बन गया है जो स्पेस में गया है, तो उसका तो नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाने वाला है इतिहास में, उसकी जीके की बुक्स में नाम आएगा। तो कई बार हमें डिफरेंट भी सोचना पड़ता है, बच्चों की योग्यता को भी पहचानना पड़ता है। कई लोग बोलेंगे कहने वाली कोई बात नहीं है, हम ही में से है। उनके आप माँ बाप का इंटरव्यू देख रहे होंगे टीवी पे, तो बात वही है, बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। नहीं कर पाया तो क्या बेटा, हम बैठे हैं आपके साथ, कोई बात नहीं। इस बार असफल हो गए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगली बार के लिए ट्राई करो। और देखिए हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, बच्चा मेहनत करे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। बिकॉज कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आपके बच्चों की किस
को पोटेंशियल को कोई जज कर पाए, राइट? तो ये साइकोलॉजी के बारे में सबको ज्ञान लेने की, मतलब हमें खुद समझने की बड़ा ज़रूरत है। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चे खुद इतने बर्डन्ड हैं। देखिए, आप खुद देखिए ना, मोबाइल के दौर में कुछ बच्चे तो खुद ही पढ़ ही नहीं रहे हैं, बैड कंपनी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे पेरेंट्स को अलग टेंशन है, यहाँ पे एटलीस्ट बच्चा ट्राई तो कर रहा है। तो एंड मैसेज मेरा यही है, असफलताओं को एक्सेप्ट करना हमें एज पेरेंट्स आना चाहिए, और हमें अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनना है। जब एक बच्चा असफल होता है या सफल होता है, उसके पीठ पे जब माँ बाप शाबाशी दे देते हैं ना, हाँ बेटा कोई बात नहीं, अगर असफल हो गया मैं तेरे साथ हूँ, अगर सफल हो गया तो बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, नहीं हुआ सफल कोई बात नहीं, आगे आयाम बहुत भी हैं, ये कोई दी एंड नहीं है। तो दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा चीज़ों को ये नहीं मिला तो कुछ तो होगा जो लाइफ में करेंगे। तो मेहनत करना इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? वी नीड टू एनालाइज दिस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सो दैट वी कैन ब्रिंग आउट बेस्ट इन आवर किड्स। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं सबको बोलना चाहूँगी कि बस मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और एक ऐसा शेर है, एक मैं सॉरी भूल रही हूँ थोड़ा सा, हाँ, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब वो छेद करने के लिए पेरेंट्स और बच्चा, वो दोनों कई बार पत्थर ऊपर फेंकेंगे, नहीं होगा छेद, बट उदास नहीं होना है, वो हमने कोशिश करनी है। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों, एंड गुड लक टू पेरेंट्स ऑल्सो।